हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 30 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 दिन के अंदर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जेआईबी का सिलेबस कैसा है, हमारा जो कंटेंट है उसका लेवल क्या है और उसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के अंदर ना आप सिर्फ 1 रुपए से जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। तो सबसे पहले हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मीनिंग समझते हैं। तो इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है करण। ठीक है। करण ने एबीसी बैंक से 50 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया था। ठीक है, जिसकी रिपेमेंट जो है वो 3 साल के बाद जो है वो करनी थी। 3 साल जो है वो गुजर गए हैं। मान लीजिए आज यहाँ पर लोन को पे करने की ड्यू डेट है ना, वो है 15 जून 2026। ठीक है, इस डेट को करण को 50 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ एबीसी बैंक को वापस करने थे। ठीक है। एबीसी बैंक जब करण के पास गया अपना पैसा वापस मांगने के लिए तो करण ने बोला कि मैं आपका लोन वापस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। ठीक है। तो करण की ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, जहां पर वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है, इस फाइनेंशियल कंडीशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। जब एक पर्सन अपने डेट्स को उनके ड्यू डेट के ऊपर पे नहीं कर पाता है तो हम उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। अब जो एबीसी बैंक है उसने यहां पर करण के ऊपर कर दिया केस। ठीक है, कोर्ट के अंदर केस कर दिया, है ना। अब जो कोर्ट है उसने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक किया और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, लीगल ऑर्डर पास किया कि भाई जो करण है वो वाकई में इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो अपने डेट को पे नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही कोर्ट ने लीगल ऑर्डर पास कर दिया कि जो करण है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे बैंकरप्सी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन है जिससे हम बाहर आ सकते हैं, पर अगर कोर्ट ने लीगल ऑर्डर दे दिया कि भाई पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसको बैंकरप्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। आई होप आपको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केसेस है ना, नॉर्मल कोर्ट के अंदर जो है ये केसेस बहुत लंबे समय तक चलते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर कोड लेकर आया। ठीक है, कोड लेकर आया जिसको हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 कहते हैं। ये जो कोड है वो बेसिकली इस तरह के केसेस के साथ ही डील करता है और इस तरह के जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करता है ताकि जो लेंडर हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो। तो इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उन केसेस को इस कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हैंडल किया जाता है और रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब ये जो कोड है वो किस तरह के मैटर्स के साथ डील करता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, अगर यहां पर कोई कॉर्पोरेट डेटर है यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, और वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ओके, और उसका जो डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ से ज्यादा का है या फिर 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, मिनिमम 1 करोड़ का डिफॉल्ट है, तो उसके ऊपर ये जो कोड है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये जो कॉर्पोरेट डेटर है इसके ऊपर जो केस है वो चलाया जाएगा।
ठीक है, इसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी या फिर एंड में जाकर इसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैंडल कैसे की जाएगी, तो इस कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो कोड है वो यहाँ पर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म ने डिफॉल्ट कर दिया है अपने लोन के ऊपर, यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं और जो डिफॉल्ट है वो कम से कम 1,000 रुपए का है, ठीक है, तो ये जो कोड है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये जो कोड है इसके अंदर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया है। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। और ये जो बॉडी है वो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इस कोड के अंडर आती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है, साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी जो है वो करती है, ठीक है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करें तो देखो जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसके अंदर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप है ताकि इस कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके और जो इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं उनको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। सबसे टॉप पर आती है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, फिर आ जाती हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। पहली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना, ये कॉर्पोरेट्स और लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज के लिए है। दूसरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए है। उसके बाद आ जाती है अपीलेट अथॉरिटीज, जहां पर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो पहली है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो तो आप इसके पास अपील कर सकते हो, और अगर आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो तो आप डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसको 1 अक्टूबर 2016 के अंदर जो है वो स्टैब्लिश किया गया था इस कोड के अंदर, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि ये अपना काम सही तरीके से करे। जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंकरप्सी से रिलेटेड, है ना, जितने भी केसेस हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाती है, प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट करती है ना, और उनको एनफोर्स भी करती है ताकि ये सारे जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से केसेस हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंकरप्सी, और इससे रिलेटेड सारे रूल्स जो है वो कौन बनाती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक है। देखो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। ये जो एजेंसीज हैं ये बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है ना, उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है, ठीक है। मैं आपको इसका मीनिंग एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे आपने ICAI का नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और आपने CA का नाम भी सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग करने का काम कौन करते हैं, CA करते हैं, ठीक है। अब ICAI का क्या काम होता है, वो यहाँ पर CA को रेगुलेट करते हैं, उनको एनरोल करते हैं और उनके ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है ना, वो ICAI का काम करते हैं, और जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो फील्ड पे रहकर जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, जो केसेस हैं, उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है वो ICAI है, और जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो CA हैं। क्या है, CA हैं। और जो CA जो होते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम करते हैं। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं वो IBPI के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द सेक्शन 201 ऑफ IBC, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये जो एजेंसीज होती हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती हैं। अगर हम एक इंपॉर्टेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की बात करें तो देखो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को प्रमोट किया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI। ओके, अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबरशिप ग्रांट करते हैं, ठीक है।
यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपना काम करने के लिए पहले इस एजेंसी का मेंबर बनना होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं कि मेंबर्स जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, और वो अपने मेंबर्स की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करते हैं और ध्यान रखते हैं कि जो मेंबर्स है वो सही तरीके से काम करें। वो अपने मेंबर्स के राइट्स, प्रिविलेज, इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। अगर कोई मेंबर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड भी कर सकता है एजेंसी, या फिर कैंसिल भी कर सकता है। अगर मेंबर के बीच में कोई भी ग्रीवांस हुआ है तो उसको रिड्रेस करने का काम, रिजॉल्व करने का काम भी एजेंसी का रहता है। और जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है उसके फंक्शंस, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, परफॉर्मेंस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी एजेंसी जो है पब्लिश कर सकता है। यानी कि आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को एनरोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। यही मेन फंक्शन होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। उसके बाद आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, है ना। तो देखो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं ये बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को रन करते हैं, ठीक है। वो डेटर के अफेयर्स का चार्ज लेते हैं, यानी कि जब तक काम बन नहीं जाता, केस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो डेटर्स के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, है ना। क्रेडिटर्स के जो भी क्लेम्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं ताकि क्रेडिटर्स को उनका पैसा वापस किया जा सके। वो क्रेडिटर को असिस्ट करते हैं रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करने में और डिसाइड करने में कि भाई रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है या फिर नहीं करना है। और नॉर्मली ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं ये गवर्न होते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मेनली तो यही बॉडी उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं इनको एनरोल करना होता है आईपीए के अंडर, अंडर द सेक्शन 206 ऑफ आईबीसी, ठीक है। साथ के साथ उन्हें आईबीबीआई के अंदर रजिस्टर्ड भी होना पड़ता है एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर द सेक्शन 207 ऑफ आईबीसी, ठीक है। इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो यही होती है कि जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स है ना, उसमें असिस्ट करना, है ना। ये जो बॉडीज हैं उनको असिस्ट करना, कंपनीज को असिस्ट करना, डेटर्स को असिस्ट करना, क्रेडिटर्स को असिस्ट करना, ताकि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको सही तरीके से कंप्लीट किया जा सके, जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है। तो देखो, ये एंटिटीज भी आईबीबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होती है अंडर द सेक्शन 210 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो सेक्शंस जरूर यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है ये डेटा रिपोजिटरीज का काम करते हैं। तो देखो, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो जो डेटर है ना, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है वो रिसीव करती है, अथेंटिकेट करती है, अपने पास स्टोर करके रखती है, और जरूरत पड़ने पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये डेटा जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर पाए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसने डिफॉल्ट किया, तो कॉर्पोरेट डेटर का जितना भी फाइनेंशियल डेटा है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के पास चला जाएगा, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज वो डेटा जो है वो अपने पास संभाल के रखेंगी। उसके बाद है एडजुडिकेटिंग एंड अपीलेट अथॉरिटीज। तो देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या होती हैं अगर मैं समझाना चाहूँ, तो देखो, ये कोर्ट के जैसे होती हैं। जैसे नॉर्मल अगर कोई केस करना हो तो आप कोर्ट के पास जाते हो, कोर्ट यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करती है, सबूतों को देखती है, फिर फैसला सुनाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इन केसेस के अंदर, इंसॉल्वेंसी के केसेस के अंदर कोर्ट का काम जो है वो करती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखती है, सबूतों को देखती है, रेजोल्यूशन प्लान को देखती है, फिर यहाँ पर फैसला जो है वो सुनाती है, ठीक है। तो देखो, जो कॉर्पोरेट पर्सन है, कंपनीज है ना, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है, उनकी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। यानी कि अगर कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कोई केस होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, ठीक है, तो वो इसके पास होगा। और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिविजुअल की, तो वो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हो। और अगर आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो तो आप डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली अगर हम कॉर्पोरेट डेटर की बात करें, है ना, तो इनके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है ना, वो कब स्टार्ट होता है, जब डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, ठीक है। ये जो अ, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है ना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेजेस के अंदर होती है। पहला स्टेज होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का। देखो, अगर एक कॉर्पोरेट डेटर है, उसने 5 करोड़ के लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया, तो इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहली जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि इसकी जो इंसॉल्वेंसी है उसको रिजॉल्व किया जाए।
है ना, यानी कि इसको कुछ एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, लोन प्रोवाइड किए जाएं, ताकि इसकी जो इंसॉल्वेंसी है वो खत्म हो जाए। अगर मान लीजिए किसी भी सूरत के अंदर जो बिजनेस है वो वेबल नहीं है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है और इसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो दूसरी स्टेज आती है लिक्विडेशन। यहाँ पर कंपनी को बंद कर दिया जाता है और कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उनको यहाँ पर सोल्ड करके, कंपनी की जो एसेट्स होती है उनको सोल्ड करके क्रेडिटर का पैसा जो है वापस किया जाता है। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना, इस ये जो है 180 दिनों के अंदर अंदर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि जब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करवाई गई, उसके बाद से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 180 दिनों के अंदर अंदर में पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अगर 1 जून 2026 को आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 180 दिनों के अंदर अंदर में जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। हालांकि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो 90 डेज का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकती है, वो भी सिर्फ एक बार, वो भी अगर वैलिड रीजन होगा तो, है ना। उसके बाद अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि जब यहाँ पर कंपनी की इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई, जैसे मान लीजिए ये जो कॉर्पोरेट डेटर है इसकी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई 1 जून 2025 को, ठीक है, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 330 दिन होंगे, 330 दिन होंगे। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स है ना, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए या फिर कंपनी लिक्विडेट हो जानी चाहिए। और इन 330 दिन के अंदर ये जो 180 दिन दिए गए हैं ना लीगल प्रोसीडिंग्स के, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इंसॉल्वेंसी कमेंस होने के बाद आपके पास 330 दिन है ना, जिसके अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स भी आ जाती हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए या फिर कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है। ठीक है, इस स्कीम की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो आपके जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास 120 दिन है फैसला सुनाने के लिए। ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर 180 दिन मिलते हैं। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट की जा सकती है अगर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, है ना, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने टोटल फाइनेंशियल डेट का 66% दिया है कंपनी को, है ना, वो राजी हैं तो वो अगर अलाउ करेंगे। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल डेट है 100 करोड़ का, तो जिन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने 66 करोड़ का लोन दिया हुआ है अगर वो अलाउ करेंगे तो ही यहाँ पर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो हमने एक समरी यहाँ पर जो है प्रिपेयर की हुई है सभी चीज़ों की जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हुई है, तो आपने सिर्फ इसका यहाँ पर एक बारी स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। ठीक है, ताकि आप एक इमेज की हेल्प से सारी चीज़ों को समराइज जो है वो कर पाओ। ठीक है, तो इस चीज़ों को मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो नहीं करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अगर हम एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटी की बात करें तो कॉर्पोरेट पर्सन है तो एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और जो एनसीएलएटी है वो अपीलेट अथॉरिटी है। यहाँ पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर के केस में मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ का होना चाहिए और इंडिविजुअल पार्टनरशिप के केस में 1000 रुपए का। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की देख लो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कॉर्पोरेट्स एलएलपी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, एनसीएलएटी, डीआरएटी अपीलेट अथॉरिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट जो है वो ले पाओ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सबसे पहले देखो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आईबीसी का जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसका पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये रेगुलेटरी बॉडी है और टॉप अथॉरिटी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो कॉर्पोरेट्स और लिमिटेड लायबिलिटीज एंटिटीज के साथ डील करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स के साथ डील करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म की, तो ये यहाँ पर गलत है, ये गलत है क्योंकि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये अपीलेट अथॉरिटी है और वो भी कॉर्पोरेट्स और लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज के लिए। तो पहले तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एक सेकंड यहाँ पर हम इसको ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो, मैच द फॉलोइंग अथॉरिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव रूल्स अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पर देखो अथॉरिटीज दी हुई हैं, ठीक है, और उनके रोल दिए हुए हैं, आपको करेक्ट मैच जो है वो करना है। अगर हम एनसीएलटी की बात करें, ठीक है, तो जो एनसीएलटी है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कॉर्पोरेट पर्संस की, तो इसको दो के साथ एनसीएलएटी की अगर हम बात करें तो ये अपीलेट अथॉरिटी है ना, मैटर्स एडजुडिकेटिंग बाय द एनसीएलटी, यानी कि जिन मैटर्स को एनसीएलटी ने एडजुडिकेट किया है ना, उन मैटर्स के लिए अपीलेट अथॉरिटी है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स की, और डीआरएटी ये अपीलेट अथॉरिटी है इंडिविजुअल और फॉर्म्स के लिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 4 के साथ और डी को 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज इज नॉट करेक्ट। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला देखो, दे एनरोल रेगुलेट मॉनिटर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को एनरोल भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। दे आर रजिस्टर्ड विद द आईबीपीआई अंडर द सेक्शन 201 ऑफ द आईबीसी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सच एजेंसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनीज, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ये खुद को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर करवाती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गया तो मैसेज करके जरूर जो है वो बता देना। अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे जेईई के कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा edutap.in, वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको हमारे सारे के सारे जेईई कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे कि आईएफएस, पीपीबी, तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मिल जाएगा और आरबीडब्ल्यू का भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर ओवर होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भेज सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।